गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फार्मर की सब्सिडी के बारे में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से जो सिलेबस में हमको डिटेल्स पढ़ना था उन सबको हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं जिनकी वजह से हम प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस हुए गुड्स को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उनको में यूटिलिटी जनरेट करते हैं, यूटिलिटी उसमें क्रिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू, ताकि हम अपने डिफरेंट नीड्स को फुलफिल कर सकें। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंडस्ट्री इज दैट सेक्टर विच क्रिएट यूटिलिटी, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि इट इज दैट सेक्टर विच प्रोड्यूसेस गुड्स विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स to satisfy our needs and wants। तो इंडस्ट्री का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसलिए इसको हम लोग, सरकार जो है इसके ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, पहला जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है हमारा बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, कि हमारे देश में जो भी वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो टोटल हमारे यहाँ वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो कितना हिस्सा किस सेक्टर में काम करता है। जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंस की में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में कि अप्रोक्स जो है 73 to 75% हमारा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है, इंडस्ट्री सेक्टर में सिर्फ 9 से 10% ही हमारा पॉपुलेशन इंगेज था। तो देखिए कितना ज्यादा का ये डिफरेंस है, 75% प्राइमरी सेक्टर एंड 9 to 10% इन सेकेंडरी सेक्टर। तो कह रहा है कि अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर को इंकरेज करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा कुछ वर्क फोर्स जो है वो शिफ्ट होकर के इस तरफ आएगा, जिससे एक तरह से हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे देश का 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज होने के बाद भी जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कम होता है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्टिविटी कम होती है, प्रॉफिट कम होता है और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। तो उस तरह से अगर कुछ वर्कर्स वहाँ से शिफ्ट होकर आ भी जाएंगे तो हमारे एग्रीकल्चर के टोटल प्रोडक्टिविटी पे, उसके प्रोडक्शन तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो इस तरह से हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को अपने इकोनॉमी में बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा है एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जीडीपी में इंक्रीमेंट, जीडीपी को बढ़ाना। तो जीडीपी यानी टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाना। कह रहा है कि बहुत सारे हमारे ऐसे नीड्स को फुलफिल करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, जिनको हम प्राइमरी सेक्टर से नहीं ले सकते डायरेक्ट। जैसे हम लोग चीनी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर से हमें चीनी नहीं मिलता, प्राइमरी सेक्टर से चावल नहीं मिलता, प्राइमरी सेक्टर से हमें धान मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से हमें शुगर केन मिलता है। लेकिन जब हम लोग इस शुगर केन को, इस धान को प्रोसेसिंग करके मशीनरी के थ्रू हम लोग चावल और चीनी में कन्वर्ट करते हैं, तब वो हमारे यूज लायक हो पाता है। इसी तरह गेहूं को हम लोग प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं, उसको आटा में कन्वर्ट करते हैं, फिर आटा को जो है बिस्किट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली हमको नहीं मिल सकते। तो उनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने यूज लायक तैयार करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा प्रोडक्ट जो है हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी इंडस्ट्री सेक्टर से भी तैयार करते हैं और इस तरह से हमारे जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है और इसीलिए इसको कहा गया कि एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट इज कि इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर को हम लोग मानते हैं बेस है वो, लेकिन धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जगह जो है, यानी उसमें प्रोडक्टिविटी कम है,
तो इसलिए हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होता है, और हम लोग अब इंडस्ट्री सेक्टर के थ्रू जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं ले सकते, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही ले सकते हैं। थर्ड लिखा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए कितना भी बड़ा हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, जितना ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करते जाएंगे वैसे वैसे लोगों को वहाँ पे जरूरत भी पड़ते जाएगी। स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर की जरूरत हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर में पड़ती है। तो इस तरह से जो डिसगाइज या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन से हमको गुजरना पड़ता है प्राइमरी सेक्टर में, उससे हम बच सकते हैं। जो वहाँ पे वर्कर उस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयड होंगे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंटिन्यूअस काम कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का सीजनल या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को जो है इंडस्ट्री सेक्टर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्रोवाइड कराती है। इसके बाद लिखा गया सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। मैकेनाइज्ड मीन्स का मतलब हो गया कि मशीनरी का इस्तेमाल करना फार्मिंग में। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, तो जो भी हम मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, यानी कैपिटल गुड्स को जो हम यूज करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो सारे कैपिटल गुड्स, वो सारे मशीन इक्विपमेंट्स कहाँ तैयार होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर में जो भी हम मशीन इस्तेमाल करते हैं उन सब के प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होगा तो वो मशीन तैयार नहीं होंगे, और वो मशीन तैयार नहीं होगा तो फार्मिंग में मैकेनाइज्ड मीन्स का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है इंडस्ट्री के बढ़ने से कैसे बढ़ता है? जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होते हैं वहाँ पे एक टाउनशिप भी डेवलप होता है। इसके साथ साथ जहाँ इंडस्ट्री जब डेवलप होगा तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप अच्छी सैलरी पा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, और जब अच्छा काम करके अच्छी सैलरी पाएंगे तो आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह से लिखा है कि जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, लोगों का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, स्किल्ड लोगों के स्किल में ग्रोथ होगा, स्किल बढ़ेगा, क्वालिफिकेशन बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिससे सिविलाइजेशन का ग्रोथ होगा। और लास्ट लिखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सपोर्ट सिस्टम जो हमारे देश के ग्रोथ के लिए चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, इन सब में डेवलपमेंट होगा। तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट कैसे होगा समझिए। इंडस्ट्री जो है देश के कोने कोने में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, एक अलग हर जगह इसको डेवलप किया जा रहा है। तो जहां भी इंडस्ट्री डेवलप होगा, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक ले आना और फिर उसको इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट जो तैयार होता है उसको मार्केट तक पहुंचाना। इसके लिए रोडवेज डेवलप किए जाएंगे, रेलवेज डेवलप किया जाएगा। जहां इंडस्ट्री चलेंगे, जहां ये सेक्टर सारे ये बिजनेस एस्टेब्लिश्ड होंगे, वहां पे पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाना। तो इस तरह से जहां इंडस्ट्री डेवलप होता है वहां पे आपको कई सारे सपोर्ट सिस्टम आप पे डेवलप हो जाते हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको बैंक लोन की जरूरत पड़ती है, तो बैंकों की जरूरत भी बढ़ेगी, आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ेगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटी बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्री के डेवलप होने से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी होता है। आगे हम लोग अब देखेंगे लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए जब देश आजाद हुआ था 1947 में, और जब प्लानिंग कमीशन हमारा तैयार हुआ 1951 में, हमारा पहला प्लान जब तैयार हुआ, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेनली फोकस किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर पे, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर को भी साथ साथ बढ़ाना जरूरी था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कई सारे फायदे हैं, जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए सरकार ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इनिशिएटिव शुरू किया। लेकिन देखा ये गया कि जो 50 से 90 के बीच में, इस 40 साल के पीरियड के बीच में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया गया, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो मेन रोल है
वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया। पब्लिक सेक्टर यानी वैसे संस्थाएं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन, वैसी कंपनियां जिनका रेगुलेशन और कंट्रोल जो है डायरेक्टली या जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो सरकार जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में ज्यादातर इंडस्ट्री का कंट्रोल अपने हाथों में ही रखी। इसके कुछ कारण थे। पहला जो मेन रीजन था वो था लैक ऑफ कैपिटल। क्योंकि हमारा इकोनॉमी जो है बैकवर्ड इकोनॉमी था, हमारे देश में कैपिटल की कमी थी। बहुत कम ही लोग ऐसे थे, टाटा बिरला 2 ही 4 नाम ऐसे थे जिनके पास एक कैपिटल था इन्वेस्टमेंट करने का। बाकी कोई इस तरह का बिजनेसमैन नहीं था, कोई कंपनी नहीं था, लोगों के पास कैपिटल नहीं था जिसकी वजह से लोग इतना इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। कैपिटल कम होने के साथ साथ लोगों में मोटिवेशन भी कम था इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इसका रीजन था डिमांड का कम होना। कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तभी आपको इन्वेस्ट करेगा जब उसके प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड हो, और डिमांड होने के लिए लोगों के पास परचेजिंग पावर होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी था, लोगों के पास सफिशिएंट इनकम नहीं थे, परचेजिंग पावर नहीं था, जिसकी वजह से लोग मार्केट में प्रोडक्ट्स का डिमांड कम करते थे। कम डिमांड होने की वजह से, कम प्रॉफिट होने की वजह से ये इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे देश में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते थे। तो ये एक रीजन था। और तीसरा था कि जो हेवी इंडस्ट्रीज थे उनकी इन्वेस्टमेंट, उनको शुरू करने के लिए, हेवी इंडस्ट्रीज के लिए मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है वो काफी ज्यादा आपको कैपिटल की जरूरत थी, और उतना सरकार के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता था। तो इन सब के साथ साथ जो है सोशल जस्टिस को भी ध्यान में रखना था। क्योंकि देखिए, हमारे जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। और हमारे देश का ज्यादातर जो लोग थे वो गरीब थे। तो जब हम प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो सोशल जस्टिस को इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी कि हमारे देश के हर लोगों तक हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का बेनिफिट न पहुंच सके। इसलिए जीडीपी बढ़ाने के साथ साथ सरकार का फोकस था कि हम सोशल जस्टिस को, इक्विटी को भी इंकरेज करें, और इसलिए सरकार ने ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपने ही कंट्रोल में रखा। तो मुख्य रूप से जो भी हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन किए गए, जो भी इंडस्ट्री सेटअप किए गए इनिशियल स्टेज में, वो सारे के सारे जो है हमारे गवर्नमेंट के ही कंट्रोल के अंडर में रखे गए, यानी पब्लिक सेक्टर के ही रूप में उन सबको एस्टेब्लिश किया गया।